नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने कानपुर को 556 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए तमाम योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों में निराशा छाई रहती थी, लेकिन आज कानपुर में सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। मेट्रो के अलावा बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है। अब यहां एक साथ 5 विमान उतर सकते हैं। कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य आपने देखा होगा। अब तो यहां पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहां पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं। यह कानपुर का बदलता हुआ नक्शा है जो यहां की मांग थी। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जहां पर एक बार उदासीनता छा गई थी पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। एक साथ 3 विमान उतर करके वहां पार्क हो सकते हैं और 500 लोग एक साथ उस सिविल टर्मिनल में आकर के कानपुर के अपने विकास की, अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मेरठ दौरे पर विकास के 79 कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कृषि आंदोलन नहीं बल्कि सपा, बसपा, रालोद और कांग्रेस का प्रायोजित चुनावी आंदोलन है। तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और लोकदल जैसी पार्टियां वो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति कर रहे हैं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में प्रदेश प्रवास की शुरुआत की। बेंगलुरु दक्षिण से सांसद तेजस्वी सूर्या हनुमानगढ़ी और रामलला के दरबार में उन्होंने मत्था टेका। इस दौरान तेजस्वी सूर्या विपक्ष पर जमकर हमला उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में भाईजान और मुस्लिमों की पहचान ही होती थी और ये पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और उत्तर प्रदेश में अब विचार बहुत स्पष्ट है। हाथी चलते चलते थक गया है, साइकिल पंचर हो चुकी है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलेगा, यही भविष्य है। आप सबकी ऊर्जा, आप सबकी ताकत देकर मैं उन लोगों को बताया, उत्तर प्रदेश में विचार बहुत स्पष्ट है। हाथी चल के थक गया, साइकिल पंचर हो चुकी है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कमल ही खिलाएगा, यही भविष्य है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज एक बार फिर बहराइच के दौरे पर थे। आज ओवैसी ने अपनी पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहे जाने पर विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि हमें वोट कटवा कहते हैं, हम पर वोट बांटने के आरोप लगाते हैं। जब हम लड़े ही नहीं तो वोट कहां से कट गया? राहुल गांधी अमेठी में कैसे हार गए? यादव परिवार के 3 लोग कैसे हार गए? उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा को तो मुसलमान ने वोट दिया, पर इनका हिंदू वोटर बीजेपी में चला गया। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात होगी जी और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई जी। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी एक 8-10 दिन में, तो तफसील आपको बताएंगे। यूपी चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही। इसी सिलसिले में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और यूपी में आम आदमी पार्टी के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रयागराज पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश की शिक्षा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में स्कूली शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा बदहाल है। यहाँ शिक्षकों की भारी कमी है और यहाँ की सरकार ने शिक्षा का बजट भी कम कर दिया है। दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था जो 2015 तक बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई थी, लचर थी, उसको केवल 5 साल में इतना शानदार कर दिया कि आज देश और दुनिया भर के लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आज यहाँ अपील करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अपने वोट की ताकत शिक्षा को दीजिए, शिक्षा की राजनीति को वोट करिए और
आपको अपने बच्चों की शानदार शिक्षा मिलेगी, आम आदमी पार्टी की गारंटी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक और जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इन दिनों जनसेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। आज राजा भैया की यात्रा कानपुर देहात पहुंची, जहां पर रनिया क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ताओं ने राजा भैया का जोरदार स्वागत किया। हालांकि इस दौरान कुछ देर के लिए राजा भैया की पार्टी के कार्यकर्ता बेकाबू भी हुए और थोड़ी ही देर में सभा को संबोधित करने के बाद राजा भैया मंच से चले गए। कानपुर के बाद राजा भैया की यात्रा जालौन पहुंची। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी जनसत्ता दल 100 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने प्रभार संभालते ही कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस ने राजनीति के दिग्गजों को बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि जो लोग देश को विभाजित करने की बात करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो सलाहकार बन रहे हैं। जितिन प्रसाद ने आगे ये भी कहा कि इससे आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है। स्पष्ट हो गया और जग जाहिर है कुछ दिनों के जो घटनाक्रम हैं कि जो लोग ले लीजिए जो देश के लिए जिन्होंने काम भी किया है और वॉर वेटरन तक लोग हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। और जो देश को तोड़ने की बात करते हैं और जो कश्मीर जैसे मुद्दों पे कहते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है, वो आज नए नए एडवाइज़र बन गए हैं। तो आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। और निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा कर दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 5 सदस्यों के जिस बोर्ड का गठन किया जाएगा वो मठ की मर्यादा बनाए रखने के लिए काम करेगा। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बलबीर गिरी के उत्तराधिकारी बनने की घोषणा की। वहीं बलबीर गिरी के ऊपर किसी तरह का कोई आपराधिक मामला होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जांच में बलबीर अगर दोषी पाए जाते हैं तो परंपरा के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने अपनी वसीयत में अपने शिष्य बलबीर गिरी को बाघंबरी मठ का उत्तराधिकारी घोषित किया। कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में हुई संदिग्ध मौत के मामले में आज मनीष गुप्ता के परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच करवाकर दोषी पुलिस वालों को सजा दिलवाने के साथ ही अपनी मांगों को सीएम योगी के सामने रखा। मनीष गुप्ता के परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान उनसे मामले की जांच की। एक पीड़िता की पत्नी मीनाक्षी, आपको बता दें कि जो पीड़ित है मनीष, उनकी पत्नी मीनाक्षी गुप्ता के लिए सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की गई। वहीं अब इस मामले की गहन जांच भी शुरू हो चुकी है। आज एडीजी जोन गोरखपुर खुद उसी कृष्णा पैलेस होटल पहुंचे जहां पर मनीष गुप्ता की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, लेकिन अभी तक मनीष गुप्ता की संदिग्ध मौत के आरोपी पुलिसकर्मी फरार है। सीएम ने मनीष गुप्ता के परिवार से मुलाकात की। पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया है और केडीए में ओएसडी का पद सृजित करके उन्हें नौकरी दी जाएगी। मनीष का केस कानपुर ट्रांसफर किया जाएगा। पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी का आश्वासन दिया गया है और मुआवजे की राशि 10 लाख से बढ़ेगी। जिला प्रशासन को प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत के मामले में भले ही पीड़ित परिवार के जख्मों पर सरकार ने मरहम लगाने की कोशिश की, मामले की जांच की गहन जांच शुरू करवा दी है, लेकिन इस मामले को लेकर राजनीति भी गरमाने लगी। आज समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद कारोबारी मनीष गुप्ता के परिवार से मिलने कानपुर पहुंच गए और परिवार को सांत्वना देने के साथ आर्थिक मदद की भी घोषणा की। वहीं दूसरी तरफ बसपा अध्यक्ष मायावती ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आम आदमी पार्टी भी इस मामले में कूद गई है। प्रयागराज में मौजूद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सपा पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए की मदद देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। उनके बुजुर्ग पिताजी, उनका क्या होगा? ये घर कैसे चलेगा? जो व्यापारी हैं, जो व्यापार वो कर रहे थे, उस व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएंगे? इसलिए सरकार को 2 करोड़ रुपए दे करके इस परिवार की मदद करनी चाहिए।
और हम लोगों ने भी तय किया है कि समाजवादी पार्टी भी अपनी तरफ से इस परिवार की 20 लाख रुपए से मदद करेगी। और बलात्कार के आरोप में जेल में बंद बसपा सांसद अतुल राय की मदद करने वाले सीओ अमरेश सिंह बघेल को आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गिरफ्तार सीओ अमरेश सिंह बघेल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमरेश बघेल वही पुलिस अधिकारी है जिसने घोसी से बसपा सांसद अतुल को रेप के मामले में जांच की थी। अमरेश बघेल पर आरोप है कि उसने अतुल राय के रेप केस में मदद की। बघेल ही बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म मामले की जांच कर रहे थे, लेकिन बाद में अमरेश बघेल ने इस केस में जांच कर राय के खिलाफ मामला खत्म कर दिया। इसके बाद जांच में उनकी भूमिका संदिग्ध होने पर 30 नवंबर 2020 को शासन से उन्हें निलंबित कर दिया गया। अतुल राय एक व्यक्ति अतुल राय सांसद हैं, उन्हीं के ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ रेप का। उसी में इन्होंने भी एक मिसलिनियस एप्लीकेशन की जांच किया था। जांच में जो इन्होंने रिपोर्ट दिया था, नहीं क्लीन चिट इन्होंने नहीं दिया था, एक जांच किया था। और जांच में इन्होंने रिपोर्ट प्रेषित किया था माननीय वरिष्ठ अधिकारियों को कि मेरे द्वारा ये तथ्य मेरे सामने आया, मैं आपको प्रेषित कर रहा हूँ। अपराध संख्या 731 2021 में अमरेश सिंह बघेल को गिरफ्तार करके लाया गया है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम के यहाँ इनकी रिमांड पेश हुई है। रिमांड में ये जेल गए हैं 13/10 तक के लिए। बात करते हैं हरिद्वार की, जहां पर हुए लाइब्रेरी घोटाले में हाईकोर्ट ने सरकार से लाइब्रेरी के टेंडर को लेकर अब तक का पूरा रिकॉर्ड मांग लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया तो मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। आपको बता दें कि 2010 में तत्कालीन विधायक मदन कौशिक ने विधायक निधि से करीब 1.5 करोड़ की लागत से 16 लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसा आवंटित किया था। घोटाले का मामला था कोर्ट में, जिसमें हमने कोर्ट को बताया कि जो 12 पुस्तकालय बनने थे उनमें से 10 बने हैं सिर्फ मंदिरों में और मदन कौशिक जी के वर्कर्स के घरों में, और अभी एक भी फंक्शनल नहीं है, जो कि नगर पालिका हरिद्वार ने भी कंफर्म किया है अपने रिप्लाई में कि एक भी पुस्तकालय आज की डेट में फंक्शनल नहीं है। और उन्होंने यह भी कहा है कि 5 पुस्तकालय का उन्होंने पोजीशन लिया है और उन 5 पुस्तकालय में भी वो भी फंक्शनल नहीं है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड भवन और सन्निर्माणकार कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह को आखिरकार अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई। बोर्ड का नए सिरे से पुनर्गठन किया गया। अध्यक्ष पद से शमशेर सिंह सत्याल के साथ ही सचिव पद से मधु नेगी चौहान को भी हटा दिया गया है। अध्यक्ष का जिम्मा सचिव श्रम को दिया गया है। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर हरक सिंह और शमशेर सिंह के बीच विवाद की वजह क्या थी और ये कब शुरू हुआ। दरअसल कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर लंबे समय से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और शमशेर सिंह सत्याल के बीच तनातनी चल रही थी। शमशेर सिंह को पद से हटाने के लिए हरक सिंह रावत कई बार सीएम से शिकायत कर चुके थे। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के समय बोर्ड अध्यक्ष के पद से श्रम मंत्री हरक सिंह रावत को हटा दिया गया था। उनके स्थान पर शमशेर सिंह सत्याल को अध्यक्ष बनाया गया। बोर्ड सचिव पद से दमयंती रावत को हटाते हुए श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को तैनात किया गया था। इस बीच बोर्ड को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आते गए। कभी साइकिल वितरण में गड़बड़ी, कभी दूसरे सामान में करोड़ों की खरीद के मामले सामने आए। बोर्ड के बजट से कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 20 करोड़ रुपए जारी होने का विवाद भी सामने आया। इस मामले में शासन स्तर से जांच तक बैठी। बोर्ड का 20 करोड़ वापस कराया गया, मगर त्रिवेंद्र सरकार के जाते ही श्रम मंत्री हरक सिंह रावत और बोर्ड अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्याल के बीच विवाद फिर बढ़ गए। सरकार ने श्रमायुक्त दीप्ति सिंह को बोर्ड सचिव पद से हटाते हुए श्रम मंत्री के पसंद पर उप श्रमायुक्त मधु नेगी चौहान को बोर्ड सचिव पर तैनाती दे दी। इसके बाद बोर्ड अध्यक्ष और सचिव के बीच तनातनी शुरू हो गई। शमशेर के लेकर एक तरफ मंत्री हरक सिंह रावत नाराज थे तो दूसरी तरफ इससे सरकार की भी किरकिरी हो रही थी और इस बवाल के बीच आज उन्हें छुट्टी दे दी गई। पहाड़ पर भी आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल ने अल्मोड़ा के सोमेश्वर में रैली निकाली और इस दौरान अजय कोठियाल जनता से वादे करते नजर आए। ऐसा पोर्टल यहाँ में बनाया जाएगा जिसमें जो हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड नवनिर्माण की परिभाषा है, उन्हें कैसे पूरा करेगी, वो जगह जगह जाके लोगों को, समाज को, जनता को समझा रही है।
और साथ में समाज जनता से उनसे पूछ रही है कौन से ऐसे उनकी तरफ से मुद्दे हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इलाके के हिसाब से और पूरे रीजन के हिसाब से। और गोरखपुर में एक और बड़ा कांड हो गया है। बड़ी खबर गोरखपुर से, मॉडल शॉप कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी गई। 5 से 7 लोगों ने दुकान में घुसकर कर्मचारी से मारपीट की। 70 घंटे में यह दूसरी बड़ी वारदात और गोरखपुर में सनसनी है। और ये घटना भी रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा सवाल यह है कि आखिर गोरखपुर की कानून व्यवस्था को क्या वहां के एसपी एसएसपी नहीं संभाल पा रहे हैं। बड़ी खबर गोरखपुर से है। मॉडल शॉप कर्मचारी की पीट कर हत्या कर दी गई। 5 से 7 लोगों ने दुकान में घुसकर कर्मचारी से मारपीट की। और अभी मनीष गुप्ता की हत्याकांड, संदिग्ध मौत का मामला जो है वो अपने चरम पर है। सियासत हो रही, लेकिन इसी 70 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी वारदात से गोरखपुर में सनसनी है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की यह वारदात है। और देहरादून में कोरोनेशन अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पर अस्पताल में ही काम करने वाली एक इंटर्न डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए। डॉक्टर पर इंटर्न के साथ छेड़खानी का आरोप है। पीड़िता ने अपना शिकायती पत्र अस्पताल प्रशासन को भेजा है, जिसमें उसने संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 9 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर मामले पर जांच करनी शुरू कर दी है। मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे और मामले पर जल्द कार्रवाई की मांग की। ये बहुत गंभीर मसला है। अगर इसके लिए हमने एक जांच कमेटी बिठाई है और जो भी निर्णय निकल के आएगा तो फिर हम उसके अनुसार स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उन पर पहले भी इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जो हमारा जो मैनेजमेंट है हॉस्पिटल का या कहीं हमारी जो सरकारें हैं वो यौन उत्पीड़न के इन मामलों को इतना हल्का लेते हैं कि जो बच्चियां हैं वो डर के घर पे चुप हो जाती हैं, समाज के भय से, लोगों के भय से। विकासनगर में व्यासी जल विद्युत परियोजना के खिलाफ धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ पुलिस और प्रशासन की नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उन्हें बलपूर्वक धरने से उठाने की कोशिश कर रही है, जबकि लोकतंत्र में ठीक नहीं। आपको बता दें कि पिछले 4 महीने से लवारी गांव के ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। यहाँ पर लगभग 115 दिनों से या 17 दिनों से जो है धरना करने का काम कर रहे हैं। बड़े खेद का विषय है कि सरकार द्वारा जो है उनके धरने का संज्ञान लिया जाना चाहिए था, इनसे वार्ता करनी चाहिए थी, कोई वार्ता नहीं की है। और आज कार्य को प्रारंभ करने के लिए जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर आए हैं और मैं भी यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ और हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पहले लोहारी गांव की जो समस्या है उस समस्या का निदान जो है सरकार करे, उसके बाद आप कार्य प्रारंभ करें। टिहरी डैम की झील के पास बनाई गई मस्जिद को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। इस मस्जिद को सुरक्षा की दृष्टि से हटाया जा रहा है। मस्जिद के सामान को बौराड़ी मस्जिद में शिफ्ट किया जाएगा। मस्जिद कमेटी के लोगों ने राष्ट्रहित को देखते हुए फैसला लिया है। खांडकाला में जो मस्जिद है वो पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टी पे है। वहाँ पर पर्यटन विभाग की ज़मीन है और बहुत ही प्राइम लोकेशन पे वो प्रॉपर्टी है। उसमें 3 अवैध कब्जे पाए गए थे, उनमें से एक मस्जिद भी थी। एक कब्जा उसमें से हटाया जा चुका है। उसके अलावा मस्जिद और THDC का लेबर कैंप है, इनको हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। चारधाम में ई-पास की व्यवस्था से यात्री परेशान है। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए केदार घाटी में व्यापारियों ने 2 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने और बाजार बंद रखने का फैसला किया है। व्यापारियों का कहना है कि चारधाम पर यात्री तो आ रहे हैं, मगर उनके लिए व्यवस्था होना भी जरूरी है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी को लेकर रानीखेत में सेना की कांगो ब्रिगेड की तरफ से कार्यक्रम करवाए गए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पूर्व सैनिकों की समस्याओं को सुना गया।